हेलो फ्रेंड्स, आज हम कविता पढ़ने वाले हैं उसकी गृहस्थी। उसकी गृहस्थी ये कविता जो है एक नारी की गृहस्थी के ऊपर है कि आखिर कैसे वो अपनी गृहस्थी को चलाती है और चलाती है तो उसे कैसे मेंटेन करके रखती है। और दोस्तों, ये जो कविता है ये राजेश जोशी जी की कविता है जो कि उन्होंने तत्कालीन समाज की परिस्थितियों को देखते हुए लिखी है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम ये कविता पढ़ना शुरू करते हैं। उसकी गृहस्थी। स्टार्टिंग शब्द से ही पता चल रहा है कि गृहस्थी यानी कि एक औरत से एक जो महिला है, जो पारिवारिक महिला है, घरेलू महिला है, उसके ऊपर ये कविता लिखी गई है। चलो पढ़ते हैं। थकी हारी लौटी है वो ऑफिस से अभी, टिफ़िन बॉक्स को रसोई में रखती है, मुंह पर पानी के छींटे मारती है, बाहर निकल आई लट को वापस खोसती है बालों में, आंखों को हौले से दबाती है हथेलियों से, उठती है और रसोई की ओर जाने को होती है। मैं कहता हूँ बैठो तुम, आज मैं चाय बनाता हूँ। मेरी आवाज़ की नोक मुझी को चुभती है। गैस जलाकर चाय का पानी चढ़ाता हूँ, दूसरे ही पल आवाज़ लगाता हूँ, सुनो शक्कर किस डब्बे में रखी है और चाय की पत्ती कहाँ है। साड़ी का पल्लू कमर में खोसती हुई वो आती है, मुझे हटाते हुए कहती है हटो, तुम्हें नहीं मिलेगी कोई चीज़। होठों को तिरछा करती अजीब ढंग से मुस्कुराती है। मुश्किल है उस मुस्कुराहट का ठीक ठीक अर्थ समझ पाना। जैसे कहती हो यह मेरी सृष्टि है, तुम नहीं जान पाओगे कभी कि किन बादलों में रखी है बारिशें, किन में रखा है कपास। कोई डब्बा खोलते हुए कहती है यह तो मैं हूँ कि अबेर रखा है सब कुछ, वरना तुम तो ढूंढ नहीं पाते अपने आप को। जाओ बाहर जाकर टीवी देखो, एक काम पूरा नहीं करोगे और फैला दोगे मेरी पूरी रसोई। तो फ्रेंड्स, इस कविता में हम जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि जो पत्नी वो अपने पति को एक छोटा सा टोंट ताना भी कसती है, और वहीं उसका जो पति है वो अपनी मानसिकता से थोड़ा संक्रमित है, इसलिए वो बार बार ये भी सोचता है कि मेरी आवाज़ जो नोक मेरे को ही चुभ रही है। चलो फ्रेंड्स, इसके हम पैराग्राफ समझते हैं। स्टार्टिंग तो यही है कि थकी हारी लौटी यानी कि ऑफिस गई होगी और ऑफिस से वो घर आई है। थकी हारी लौटी है वो ऑफिस से अभी, यानी कि ऑफिस में उसने काम किया, अब वो घर आई है तो बहुत ही थकी हारी हुई है। टिफ़िन बॉक्स को रसोई में रखती है, यानी कि वो टिफ़िन बॉक्स अपने लिए खुद सुबह खाना बनाया होगा और वो जब खाना खा पी के आई है तो उसने टिफ़िन बॉक्स रसोई में रख दिया। वरना मोस्टली जब हम देखते हैं तो पति और बच्चे जब भी आते हैं तो टिफ़िन बॉक्स को रसोई में रखने की जगह इधर उधर ही रख देते हैं। फिर अगली लाइन, मुंह पर पानी के छींटे मारती है, यानी कि अपने आप को थोड़ा फ्रेश महसूस करने के लिए, या फिर ये समझ लीजिए कि अपने हाथ मुँह धो लेती है। बाहर निकल आई लट को वापस खोसती है बालों में। उसकी एक लट बाहर निकल आई है, उसने अपने बालों में खोसा है। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है ये। चलिए अगला सेंटेंस, आंखों को हौले से दबाती है, मीन्स अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करा रही है। जरूर वो बहुत ज़्यादा थकावट भरा कार्य करके आई है, तभी उसे थोड़ी थकावट हो रही है। हौले से दबाती है आंखों को हौले से दबाती है हथेलियों से, उठती है और रसोई की ओर जाने को होती है। तो वैसा फील करती है कि अपने हाथों से अपनी आंखों को हौले से दबाती है और अपने आप को तैयार करी कि चलो अब हमें और काम करने जाना है, जितना काम किया थकान हो गई, आराम भी कर लिया, चलो उठो। तो वो उठती है और रसोई घर की ओर जाने को होती है। तभी मैं कहता हूँ, मैं यानी कि उसका पति यानी कि कवि जो है वह कहता है, मैं कहता हूँ बैठो तुम, यानी कि अपनी पत्नी से कह रहा है कि तुम आज बैठो, आज मैं चाय बनाता हूँ। यानी कि पति यहाँ पे ऐसा ही बता रहा है, एहसान, मतलब कि आप ये भी समझ सकते हैं कि वो एहसान जताने की कोशिश कर रहा है कि तुम बैठो, आज मैं चाय बनाता हूँ तुम्हारे लिए, स्पेशल वाली चाय। और फिर अगली लाइन में कवि ये भी कहते हैं, मेरी आवाज़ की नोक, यानी कि मैंने जो बोला, मानो कि जैसे वो एकदम तेज धारदार चाकू या फिर तलवार हो जिसकी नोक मेरे को ही चुभ रही है। और नोक चुभने का अर्थ होता है यानी कि इंसान का घायल हो जाना, या फिर वो गुलामी मंजूर कर ले, या फिर वो समझ ले कि मैं जो हूँ हार चुका हूँ। यानी कि यहाँ पे उसकी पुरुष सत्तावादी सोच को दर्शाया गया है कि जो कवि है अपनी पुरुष सत्तावादी सोच से इतना संक्रमित है कि वो ऐसा सोच रहा है कि मैंने ऐसा कह दिया, मानो कि मैं अपने पूरे इस समाज से खुद ही हार चुका हूँ, तो मैंने अपनी पत्नी का ऐसा पक्ष लिया।
यानी कि यहाँ पे पुरुष सत्तावादी सोच को ही बताया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला पैराग्राफ। गैस जलाकर चाय का पानी चढ़ाता हूँ। जाहिर सी बात है, कवि ने गैस जलाया, ऑन किया और पानी का पतीला बैठा दिया। फिर दूसरी पल आवाज़ लगा देता है कि शक्कर कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है। ठीक है, तो यानी कि उसे पता नहीं है कि, लेकिन रहता वो भी घर में ही है। उसे ही पता है कि घर में ये सब खाना बनता है, चाय बनती है, ये सब बनता है, लेकिन उसे ये सब नहीं पता है कि ये सब चीज़ कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। तो वही उससे पूछता है कि सुनो, शक्कर कहाँ है, चाय की पत्ती कहाँ है। यानी कि उसने पूछा, यानी कि वो घर में रहकर भी अनजान बना फिरता है। वहीं उसकी पत्नी, उसे घर का भी सब कुछ पता है, रसोई का ही पता है, अपने पति का ही पता है, अपने बच्चों का ही पता है, साथ ही अपने ऑफिस में कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है वो सब उसे पता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर बताया गया है कि एक औरत जो होती है, यानी कि एक लेडी होती है, वो कैसे सब चीज़ों को याद करके रखती है, समय मेंटेनेंस रखती है। वहीं जो आदमी होता है, एक पुरुष होता है, वो उसके अंदर दरअसल बचपन से ही यही विचारधारा डाली जाती है कि वो जो है पुरुष है, एक पुरुष सत्तावादी सोच है, उसके अंदर बचपन से ही पुरुष सत्तावादी सोच के लक्षण डाल दिए जाते हैं। इसलिए वो चाहते हुए भी अपने आप को एक अच्छा इंसान समाज के सामने प्रदर्शित नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को पुरुष सत्तावादी समाज का ही एक हिस्सा मानने की कोशिश करता है। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। साड़ी का पल्लू कमर में खोसती हुई वो आती है। यानी कि अब पत्नी ने ठान लिया कि चलो अब तो काम मेरे को ही करना पड़ेगा। पति ने सोचा था कि मैं बनाऊंगा, लेकिन अब उसे कुछ मिल नहीं रहा है, तो छोड़, उम्मीद लगाना बेकार है। तो उसने अपने पल्लू को कमर में खोसा, यानी कि वो तैयार हो गए। क्योंकि जब भी हम देखते हैं, चाहे आप सीरियल देख लीजिए, चाहे घर में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, जब हमारी मम्मी जो होती है वो जब काम करने को जाती है तो वो पहले जो भी उसने इतना ढेर सारा जो सामान उसने लपेटा हुआ होता है, साड़ी भी, शॉल भी, बालों में इतना मेकअप वेकअप किया होता है, अपने हाथों में चूड़ियाँ वूड़ियाँ, नील पॉलिश, जाने क्या क्या किया होता है, जो श्रृंगार की चीज़ें होती है औरतों के लिए होती है। लेकिन अगर सबसे पहले अगर ढेर सारा काम करना होता है तो वो भी एक औरत के ऊपर ही डाला जाता है। तो वही है कि उसकी जो पत्नी है अपने पल्लू को कमर में खोसती है। वो अपने पति की तरह पैंट शर्ट में तो रहती है नहीं, साड़ी का पल्लू, जो साड़ी है वो मेंटेन करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि वो अपनी स्त्रीवादी विचारधारा को ग्रहण किए हुए, लेकिन साथ ही वो जो है एक नारी विमर्श का केंद्र भी है। ठीक है, तो उस साड़ी के पल्लू को कमर में खोसती हुई आती है, मुझे हटाते हुए कहती है, यानी कि अपने पति को हटाती है कि हटो, तुम्हें नहीं मिलेगी कोई चीज़। यानी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब मैं ही यहाँ पे बनाऊंगी, अपने पति को यहाँ पे हाथ नहीं लगाने दूंगी। फिर ओठ को, जैसे कि किसी को चढ़ाने वाली मुद्रा में ओठ को तिरछा करती हुई अजीब ढंग से मुस्कुराती है, कि मानो जैसे कि ये जो काम है मेरा ही है, मेरे अलावा ये काम कोई और कर ही नहीं सकता। फिर कवि आगे कहता है, मुश्किल है उसकी मुस्कुराहट का ठीक ठीक अर्थ समझ पाना। तो कवि ने उसकी मुस्कुराहट का अर्थ समझने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकाल पाए। तो वही कह रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल है कि आखिर वो अपनी उस मुस्कुराहट में कहना क्या चाहती है। मेरे को कुछ ताना देना चाहती है, या फिर अपनी किसी दूसरी ही सोच को लेकर वो मुस्कुरा रही है। जैसे कहती हो, यह मेरी सृष्टि है, यानी कि वे अपने पति से कहते हैं कि यह मेरी सृष्टि है, तुम नहीं जान पाओगे कभी कि किन बादलों में रखी है बारिशें तथा किन में रखा है कपास। यानी कि यहाँ पे इसमें इस पैराग्राफ में कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। बारिश और कपास का अर्थ यही है कि बादल जो होते हैं, बादल मीन्स यहाँ पे डिब्बे समझ लीजिए, और बारिश और कपास यानी कि उसमें रखी हुई सामग्रियाँ। ठीक है, यानी कि जो उसके अंदर सामान भरा हुआ है। तो वही है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल डाला हुआ है कि तुम नहीं जान पाओगे कभी कि किन बादलों में रखी है बारिशें तथा किन में रखा है कपास। चलिए अगला पैराग्राफ। कोई डब्बा खोलते हुए कहती है, यह तो मैं हूँ कि अबेर रखा है सब कुछ, यह तो मैं हूँ कि अबेर रखा है सब कुछ। यानी कि वो ये बता रही है, क्योंकि जो औरतें होती हैं उसमें ऐसी फीलिंग डाल दी जाती है कि उसमें कहीं ना कहीं एहसान की भावना आती है, और उससे ज़्यादा पुरुषों में होती है। वो एहसान जो महिलाएं होती हैं वो एहसान करती हैं, लेकिन ज़्यादा शो ऑफ नहीं करती हैं। हमने ऐसा नोटिस किया है, वो घर का सारा काम करेगी लेकिन इतना शो ऑफ नहीं करेगी जितना एक आदमी कर देगा शो ऑफ। तो वही कह रही है कि ये तो मैं हूँ कि जो अबेर रखा है सब कुछ, वरना तुम तो ढूंढ ही नहीं पाते अपने आप को। यानी कि यहाँ पर वो उसे ये बताने की कोशिश कर रही है कि मैंने तुम्हारा ये पूरा परिवार, तुम्हारी गृहस्थी संभाली हुई है, वरना तुम तो ऐसे रहोगे कि तुम अपने आप को भी नहीं ढूंढ पाओगे। फिर आगे कवि
कवि की पत्नी कहती है, यानी कि वो औरत कहती है, जाओ बाहर जाकर टीवी देखो, काम पूरा नहीं करोगे और फैला दोगे मेरी पूरी रसोई। यानी कि यहाँ पे जो एक औरत है वो अपनी रसोई को ही अपनी पूरी गृहस्थी समझती है, कि आखिर वही है जो अपनी पूरी गृहस्थी को संभाल सकती है। कोई और व्यक्ति हो ही नहीं सकता है जो उसकी गृहस्थी को संभाल ले। तो फ्रेंड्स, इस पूरी कविता में यही है। ये जो कविता ये एक स्त्री विमर्श के पक्ष को लेकर भी आती है, कि आखिर जो एक लेडी है वो बाहर जाके काम भी करती है, घर में आके सारा काम भी करती है, अपने पति बच्चे खाना पीना सब कुछ देखती है। तो ये एक स्त्री विमर्श का भी टॉपिक है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आशा करती हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। उसकी गृहस्थी राजेश जोशी जी की कविता है। आप प्लीज़ पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ दिन में 1 से 2 क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप एक दिन में अगर आप कविता भी याद करते हो, एक पैराग्राफ भी याद करते हो, तो आप प्लीज़ उसे कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिएगा। आपको लगेगा कि मैंने याद कर लिया, कि हाँ मेरे को याद हो गया, लेकिन जब आप लिखोगे ना तो तब आपको पता चलेगा कि आपने जो याद किया है आखिर उसमें कितनी मिस्टेक्स हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप हर दिन 1 या फिर 2 पैराग्राफ या फिर कोई क्वेश्चन ही लेकर बैठ जाओ जो आपने याद किया हो, थोड़ा सा याद हो, लेकिन आप उसे लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। लिखने से क्या होएगा कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने याद किया, बहुत बार लिख के भी देखा है। कुछ गड़बड़ भी होगी, आप भूल भी दोगे ना, तभी वो अपने आप याद आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपकी वीडियो पसंद आएगी। एंडिंग तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। मेरे चैनल का नाम है एक्चुअली कैन और मेरा नाम है ज्योति। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।